नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुबाहिसा में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद बाकर। नाज़रीन मैं कुछ यानी तारीख़ से आगे बढ़ना चाहूँगा, यानी माजी से पास से हम आगे बढ़ेंगे। पास से मुराद मेरी ये है कि दुनिया में हमने देखा था कि दुनिया की बड़ी ताकतें जो आपस में टकरा रही थी, लेकिन मामला सुलझ गया। और इसके बाद फिर दो पड़ोसी टकरा रहे थे, लेकिन मामला सुलझ गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि दो ताकतें तो नहीं बल्कि एक तरफ एक यानी ताकतों का एक ग्रुप और दूसरी जानिब एक ताकत उभरती हुई, उनका टकराव हो रहा था। अगरचे वो जारी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कोई मफाहमत निकल जाएगी। इसी के साथ फिर एक और मामला जो जिसको जंग कहा जाता है, लेकिन वो क़त्ल आम है, वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बहरहाल उस पर हम तफसीली तौर पर बात करेंगे। तो उसमें भी जंग बंदी की बात नज़र आ रही है। और इसी के साथ अचानक से एक और मामला हुआ था, जिसमें दो एक खत्ते की ताकतें, एक नाजायज़ ताकत, एक तो बहरहाल एक मुल्क, तो इनके दरमियान टकराव हुआ, वहाँ भी जंग बंदी हो गई। तो अब मैं इस तरह से बात करूं कि हम और चाइना, हमसे मुराद भारत और चाइना, गलवान वैली में किस तरह का टकराव हुआ था हमने देखा था। लेकिन कहीं ना कहीं बात यानी समझौते के साथ और इफ़हाम तफ़हीम के साथ भारत ने भी कहा कि पेचीदा सूरत हाल रही है, लेकिन हम इसको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग में जो है इसको हल करते हैं। वक्तिया कोई चीज़ हो गई थी, लेकिन ख़त्म हो गया मामला। ताइवान का मामला, यानी एक वक्त में हमने देखा था कि बहुत कुछ वहाँ पर सूरत हाल तब्दील हो रही थी, लेकिन वो मामला भी सुलझ गया, ऐसा बिल्कुल लग रहा है। अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है। चाइना के हवाले से हम देखें तो ऐसी कोई बात भारत के साथ नज़र नहीं आती। ठीक है, कुछ डिस्प्यूट्स हैं, वो अलग बात है। इसी तरह से अगर हम देखें पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्या कुछ नहीं हुआ, दहशतगर्दाना वाक़यात मामला तो बहुत होते हैं, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑपरेशन हमने किया, दहशतगर्दाना वाक़या जो पेश आया था 22 अप्रैल को पहलगाम में, उसके बाद एकदम संगीन सी सूरत हाल हो गई थी, लेकिन मामला कहीं ना कहीं रुक गया, थम गया, और वो सूरत हाल नहीं हुई जिसके हवाले से ख़तरात का इजहार किया जा रहा था। यानी बर्रे सग़ीर में भी ख़तरा टल गया, और कहीं ना कहीं जब टल जाता है एक, तो फिर वो मामला लंबा जाता है। अब फिर कोई ऐसी बात खुदा ना खास्ता कोई हो जाए, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये और बात है। इसके बाद हम तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मौजूद मेहमान से हम बात करेंगे, लेकिन इसी पर बात करेंगे। फिर हम देखते हैं कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान जिस तरह से 2 साल से ज़्यादा, बल्कि 3 साल से ज़्यादा, 3 साल के करीब शायद वक्त हो रहा है, तो यहाँ भी जिस तरह की सूरत हाल है, अगरचे संगीन अभी नज़र आ रही है, लेकिन ऐसा सोचा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। पुतिन और ट्रंप के दरमियान भले ही नाचाकी नज़र आ रही है, फ़ोन पर तफसीली गुफ्तगू हो रही है, बात हो रही है, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर हम देखें ईरान और इसराइल के दरमियान एक शदीद नौइयत का जो टकराव हुआ, ख़त्म हो गया। अब गाज़ा के क़त्ल आम के हवाले से देखें तो उस हवाले से भी बातचीत चल रही है, और ये भी मामला ज़रूर जो है इफ़हाम और तफ़हीम कहीं ना कहीं जो है जंग बंदी के साथ जो है कुछ वक्त के लिए, और हो सकता है लंबे वक्त के लिए भी ये मामला भी सुलझ जाए। तो आज हम ये देखेंगे कि जो एक ख़तरात पुरख़तर सूरत हाल नज़र आ रही थी, तो इससे दुनिया को कुछ राहत मिली है, या मैंने जो कुछ कहा वो सारी बातें मतलब बेबुनियाद है, या फिर इसमें कोई दम नहीं है, बात कुछ और है। इसी को आज के इस प्रोग्राम में हम समझेंगे, क्योंकि ये जितने भी खत्ते हैं ये दुनिया का अहाता करते हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज्ज़ियाकार वाहिद नसीम साहब। मैं वाहिद साहब का इस्तकबाल करता हूँ। वाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वाहिद साहब, सबसे पहले तो जो करंट यानी कि फ़िलहाल फौरी तौर पर अगर नज़र डालें, तो जहाँ पर बिल्कुल सूरत हाल संगीन बनी हुई है। अगरचे मैंने जितना भी कहा उसमें यही बात मैंने कहने की कोशिश की है कि मामलात सुलझ गए हैं, सुलझ रहे हैं, लेकिन इनमें इस वक्त भी जो सुलझे हुए नहीं हैं, बड़े पेचीदा हैं। तो उसी से हम आगाज़ करेंगे। गाज़ा की तरफ बाद में आएंगे, लेकिन यूक्रेन की तरफ जाएंगे। मैं जानना चाहूँगा आपसे, यूक्रेन की करंट जो सिचुएशन है इसको किस तरह से देख रहे हैं? अगरचे ठीक है 500 ड्रोन्स मार लिए, मिसाइल्स मारे जा रहे हैं, उधर से भी हमले हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रंप और पुतिन के दरमियान चल रहा है, जाहिर कुछ है, छुपा हुआ कुछ है, लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं? जी।
देखिए, यूक्रेन वॉर जो है वो आपको पता है कि उसको उसका प्लान 2010 से चालू है। जी। ये यूक्रेन युद्ध कोई आज की नहीं है। नहीं। 2010 में नाटो ने इसको प्लान किया था और एक तरह से पूरी कमजोर पड़ चुके रूस को और भी ज्यादा कमजोर करने के लिए 2014 तक मजबूरन जो है इसमें कूदना पड़ा था व्लादिमीर पुतिन को, और उसके बाद कुछ हिस्सों को जिसमें क्रीमिया मैन था उसको अपने कब्जे में ले लिया था। हालांकि वहां के राष्ट्रपति को सत्ता छोड़नी पड़ी थी क्योंकि वो रशियन समर्थक माना जाता था, और वहां पर जो अजूब है या नवनाथी जिन्हें कहा जाता है, नफरती लोग जो हैं, तो वो लोगों की तादाद लगातार बढ़ती गई, जिसमें नाटो का, ब्रिटेन का, जर्मन का, इन सब का भारी इन्वेस्टमेंट था और अमेरिका का भी इन्वेस्टमेंट था। इसमें इस इन्वेस्टमेंट के ये इन्वेस्टमेंट के जरिए ही नफरत को तैयार किया जाता है, और वो नफरत जो है वहाँ रूसी भाषी वर्सेस अजूब जो नफरतें थी, जहां पर लोगों को जिंदा जलाया गया, पत्रकारों को जलाया गया, राष्ट्रपति को भगाया गया। इस तरह टाइम बाइंग आगे, क्योंकि आप जब आप गाजा तक आएंगे या ईरान तक आएंगे, ये कहानी वहां भी आपको देखने को मिलेगी, उससे समझने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर एक 2014 में जब रशिया ने अटैक किया और नाटो को लगा कि अभी ये हमला जो है कबलस वक्त हो गया और हम मुकाबला करने की स्थिति में नहीं, बल्कि अगर ज्यादा और छेड़खानी की तो परमाणु पर उतर आएंगे व्लादिमीर पुतिन, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए मिन्स्क समझौता किया गया, जिसमें असल में वो समझौता पूर्ण शांति का था कि नाटो कभी रशिया यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेगा, वो कभी थ्रेट नहीं बनेगा, नाटो को रशिया की सीमाओं तक नहीं आने देगा, मगर इस सब का वायलेशन किया गया। असल मकसद था उसका कि किसी भी तरीके से एक टाइम बाय करना और फिर वहां पर अपने लोगों को प्लांट करना, और प्लांट करके सिस्टम को मजबूत करके कोई एक लंबी लड़ाई में रशिया को यानी परमाणु युद्ध तक भी न जाने दिया जाए, और एक लंबी लड़ाई में फंसाकर उसकी इकोनॉमी, उसके सिस्टम को तबाह कर दिया जाए। और इसी सूरत हाल में रशिया जो है वो फिर अपने आप को पावर कहने की स्थिति खो दे, और एक तरफा राज जो है वो उस डीप स्टेट का हो जाए, असल में जो कंट्रोल करती है, चाहे उसमें ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, यूरोप हो, नाटो हो, कोई भी हो, इनकी जो पॉलिटिकल जो रीड होती है, उसके पीछे जो बैठकर इसे पूरे गेम को प्लान करती है, उनका मकसद ये था कि रशिया को इसको हटा के फिर हम बैठकर अमेरिका के पीछे या ब्रिटेन के पीछे हम आराम से पूरी दुनिया को अपना उपनिवेश बनाएंगे, यानी कॉलोनी बना लेंगे, और कॉलोनी को फिर कभी आजाद नहीं होने देंगे। इसमें बहुत लंबे खेल है। आम जनता या आम विश्लेषक जो है इसे अच्छे से नहीं समझ पाते हैं चीजों को, मगर शायद व्लादिमीर पुतिन और उसके थिंक टैंक ने बात समझ ली थी, तो उनकी जो तैयारी थी वो अलग लेवल की थी। वो जानते थे कि उनकी घेराबंदी की जाएगी और फिर एक बड़े युद्ध में उनको उलझाया जाएगा। उनकी तैयारी उसी तरह की थी। अब जब ये युद्ध शुरू हुआ था, आपको याद होगा हम बात करते थे, तो मैंने कहा था ये युद्ध लंबा चलेगा और नाटो की और पश्चिम के हथियारों के लिए ब्लैक होल साबित होगा। इस युद्ध को एक लंबी रणनीति के तहत इसलिए रशिया खींचना चाहेगा जब तक गाजा, यानी वो दौर याद होगा हमारे नाजरीन को कि ये युद्ध जाके गाजा में खत्म होगा, यानी फिलिस्तीन में खत्म होगा, इजराइल में खत्म होगा। ये बातें हम उसी वक्त कर रहे थे, और आज में 2-4 साल की तो हमने 2-3 साल की तो मिनिमम प्रेडिक्शन की थी, वो गुजर चुके हैं। कुल मिलाकर अब इसमें जो नए हथियारों का प्लांटेशन है, ये रशिया, अब ये लोग इसे नहीं खींच रहे हैं। असल में जो रशिया चाह रहा है ये वही कर पा रहे हैं, ये मजबूरी में उसके रशिया के ट्रैप में है। ये पूरे के पूरे खेल में आप देख रहे होंगे कि अमेरिका के पास हथियारों की भारी कमी हो चुकी है, फ्रांस, जर्मनी, इन सब के पास हथियारों की बहुत कमी हो चुकी है। अगर हम देखें तो ईरान के पास जो स्टॉक है वो बढ़ गया है, नॉर्थ कोरिया के पास स्टॉक है वो बढ़ गया है, इवन तुर्की के पास हथियारों का स्टॉक भारी जमा हो चुका है। तो ये एक ऐसा जो यूरेशिया, ग्रेटर यूरेशिया का जो प्लान रशिया ने बनाया था चाइना के साथ मिलके, और चाइना का जो हथियारों का भंडार है वो बहुत ज्यादा लबालब बढ़ चुका है, और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ
अब दुनिया में परमाणु हथियारों की जरूरत नहीं, ये दावा रशिया ने कर दिया है, क्योंकि उसकी जो ओर्शनिक है अब वो बहुत जल्दी उसको बेलारूस में भी तैनात करने जा रहा है और अपने सहयोगियों को उनकी रक्षा के लिए जहां जहां उसके एग्रीमेंट होंगे उसको ओर्शनिक को तैनात करेगा, जो रेडिएशन तो नहीं फेंकती मगर पूरे के पूरे शहर को तबाह करने के लिए काफी होती। 4000 सेल्सियस जो हीट है और मैग्नेटिक जो तलवार है उसमें से जो निकलती है पूरी तरह दीवारों के पार काटते हुए, वो एक नई किस्म का हथियार है। दुनिया को अभी उसके बारे में कुछ पता नहीं है। उसका नाम जब पहली बार उसका टेस्ट किया गया था तो लोगों को उसका नाम भी नहीं पता था, उसका सिस्टम भी नहीं पता था। तो कोल्ड फ्यूजन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वो मिसाइल और उस पर वार हेड जो 4000 सेल्सियस सूरज के लगभग नजदीक गर्मी पैदा करने वाला, तो अब ये रशिया का स्पष्ट है कि हम अपने हथियारों की प्रोडक्शन को इतना तेज कर चुके हैं कि अब और क्षणिक दुनिया से निपटने के लिए काफी है, हमें परमाणु भी नहीं चलाने पड़ेंगे। तो इस युद्ध की जो टाइम बाइंग है वो रूस के हित में उल्टे बहुत फेवर कर चुकी है। तेल, एनर्जी, प्रोडक्शन, ये पूरा का पूरा चाइना और रशिया ने लपेट लिया है। अगर मैं ये कहूं आपको कि ब्रिक्स के जरिए दुनिया की 60 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो व्यापार है, वो अब ब्रिक्स के नजदीक घूम चुका है। तो ये ब्रिक्स को अब वो मतलब G7 कहें या फिर आप उसको यूरोपियन यूनियन कहें पर या अमेरिका यूरोपियन अलायंस कहें, इनसे बहुत आगे ब्रिक्स जो है वो निकलते हुए नजर आ रहा है, जिसके फुटप्रिंट दिख रहे हैं। डिक्लेयर तो अभी आप जो है तकरीबन 38 जो ट्रिलियन डॉलर्स है उसे कर सकते हैं, मगर मैं आपको जो मैंने बैठकर रिसर्च किया है, मेरे हिसाब से 60 ट्रिलियन प्लस जो है ये इकोनॉमी आपस में कनेक्ट हो चुकी है। अगर इसमें से 2.5-3-4 ट्रिलियन के भारत को निकाल भी दें तो भी वो एक बहुत बड़ा मार्का बन चुका है। तो यहाँ आपको मैं ये कहूं कि जो एक तरफ यूक्रेन में उलझाकर लंबे तरीके से उलझाकर फिर चाइना को ताइवान और भारत पाकिस्तान इस इलाकों में 2 फ्रंट वॉर में उलझाकर ग्रेटर इजराइल बनाने का जो सपना था, इसीलिए मैंने उस वक्त ये प्रेडिक्शन की थी कि ये इजराइल में खत्म होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्लान था। एक तरफ आपका रशिया को इजराइल में मतलब जो है रशिया को यूक्रेन में फंसाना, ताइवान में और भारत में और पाकिस्तान में चाइना को फंसाना, और उसके बाद ईरान को निपटाते हुए ग्रेटर इजराइल की घोषणा कर देना और फिर यरूशलेम से पूरी दुनिया पे राज चलाना, ये इनका पूरा प्लान था। तो आप समझ सकते हैं कि 3.5 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं और ये हर जगह बैकफायर कर रहा है। ये पूरा प्लान इनको रिवर्ट हो गया है, हर जगह इन्हीं को हार्म कर रहा है। जो इन्होंने डॉलर का कंप्लीट राज करना चाहा था वो उल्टा हो गया है। जो तेल पर पूरा कब्जा करना चाहा था, जैसे इन्होंने इराक को लूटा, सीरिया को लूटा, उनके साथ में यूएई, बहरीन, कुवैत और सऊदी पहले से एक अलाई और गुलाम की तरह काम कर रहे हैं। तो पूरी तरह एक तेल मार्केट को, जिसमें से ईरान अलग छड़क जाता था, जिसके पास बहुत बड़े तेल के भंडार हैं, सिर्फ उसको भी कंट्रोल करके, यानी एनर्जी सेक्टर पे पूरा कंट्रोल, हथियार सेक्टर पे पूरा कंट्रोल और बाजार पे चाइना को खत्म करके, चाहे उसे व्यापार युद्ध हो या फिर डायरेक्ट युद्ध में उलझाकर उसकी तो चाइना और रशिया की अर्थव्यवस्थाओं को तोड़ना, इनके द्वारा कुछ जेनोसाइड करवाकर इन पर आर्थिक पाबंदियां लगाना, ये सब ड्रामे जो इनके तैयार थे। मैंने हमेशा आपके साथ बातचीत में ये कहा था, ये सारे के सारे प्लान है जो हमने सैकड़ों एपिसोड में किए हैं। आपने और मैंने इनको सैकड़ों एपिसोडों में डिस्कस किया एक एक करके, और हर एपिसोड के बाद में मैंने ये कहा कि बकर साहब इसका काउंटर प्लान भी तैयार है। तो आप देखते आए हैं कि 3 साल में इनके हर वार का काउंटर प्लान तैयार है और हर जगह इनको बैकफायर किया है। और अभी देखिए, क्या ओर्शनिक जैसी मिसाइल जिसका प्रोडक्शन बहुत तेजी से हो चुका है और आने वाले अनकरीब बेलारूस में उसकी तैनाती करने जा रही है, फ्रंट पे करने जा रहा है, ताकि बाल्टिक देशों से निपट सके। स्वीडन, फिनलैंड और ये फिनलैंड जो है वो ओर्शनिक से निपटा लिए जाए। ये स्थिति जो है हो चुकी है। पोलैंड को घेर लिया जाए, जर्मनी को खतरा पैदा कर दिया जाए, ये ओर्शनिक का गेम अब आ चुका है फ्रंट पे। तो आप अच्छे से जानते हैं कि एक भी परमाणु चलाए बगैर यूरोप पर विजय प्राप्त कर सकता है रशिया। अब वो इस स्थिति में है, मगर इसमें टाइम बाय करना उसके इसलिए हित में है क्योंकि
आपको पता है कि अमेरिका में नौजवान तबका 20% जी। कोविड के टाइम में भी मात्र 12 से 14% जो है बेरोजगारी ऐसी थी जिसमें वो रोटियों के लिए जो है स्ट्रगल कर रहे थे। आज अमेरिका के अंदर आज की डेट में 20 से 22% जो लोग हैं वो खाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ब्रिटेन की स्थिति तो आपको मैं बता चुका हूँ, बहुत पहले बता चुका हूँ इन सब वारों से, कि उनकी जो बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये अभी चूंकि इन्होंने दुनिया को बैंकिंग और चालाकी और रॉथशाइल्ड और बैंकिंग फैमिलीज के जरिए जिस तरह से पूरी दुनिया में फेक जो है यूनाइटेड नेशन सॉवरन बॉन्ड और यूनाइटेड नेशन बॉन्ड और पता नहीं कौन कौन से बॉन्ड बना के जो बेवकूफ बना रखा है अपना कर्जा बेच के, वो भांडा टूटने के नजदीक है। इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। अर्थव्यवस्था को चलाने और प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने की ये ताकत खो चुके हैं। अर्थव्यवस्थाएं सैचुरेशन पॉइंट को जो है वो छूकर एक तरह से खत्म हो चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ बात में आपके साथ 5 साल पहले करता था, आज दुनिया के तमाम एक्सपर्ट कर रहे हैं उस बात। लेकिन इसके साथ साथ अभी अगर ये सारी हर मकाम पर इनको जो है शिकस्त का सामना रहा है, लेकिन इसके बावजूद क्या आप यूरोप को देख रहे हैं कि वो पीछे हट रहा है? जबकि हम ये देख रहे हैं कि यूरोप की जानिब से तो यानी जो प्रोवोकेशन है वो सिलसिला जारी है। ये अपने डिफेंस के बजट में जो है इजाफा कर रहे हैं, तमाम यूरोपीय ममालिक कर रहे हैं, और ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब हमें अपने डिफेंस के बजट में जो है सबको जो है इजाफा करना होगा, जितने भी अलाइज हैं। तो ये बात की जा रही है, तो इससे मुराद क्या है? जब आप इजाफा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बिला वजह तो नहीं कर रहे, कोई ना कोई आप ख़तरा देख रहे हैं, कोई ना कोई आपके नज़दीक ख़तरा है और आप उसके हवाले से फिर एक मरतबा एक नया जो है कोई महाज खोल रहे हैं। तो इससे क्या मुराद है? मतलब वो तो कर रहे हैं, अपने पीछे नहीं हटे। अब वो हो सकता है शिद्दत के साथ फिर कोई काम करें बड़ा आगे। रशिया और चाइना के ट्रैप में जी ये लोग फंस चुके हैं, और ये इतने बुरी तरह फंस चुके हैं कि जो वो चाहते हैं ये वही कर रहा है। मैंने क्या कहा कि ये जो जिस तरह आज ब्रिक्स में ये कहा गया है कि इंटरनेशनल इदारे जो हैं वो निष्क्रिय हो चुके हैं और हमें इन्हें मजबूत और कुछ नए रूप में लाना होगा, तो ये आपको दिखाई देने लगेंगे। अगर वो नए चाइना और रशिया ने मिलकर बना दिया और इनका बड़े देश इनके साथ जुड़ चुके हैं, अगर इन्होंने अपना एक यूनाइटेड नेशन जो बेसिकली उस रूप की एक नकल चाइना ने उसकी घोषित भी कर दी है, बैंक की भी कर दी है, तो ये सिचुएशन तो रोथशाइल्ड बैंकिंग फैमिली के साथ यूरोप और अमेरिका की ज़ायनिस्ट लॉबी की बैंकिंग फैमिली जो पूरे वर्ल्ड की बैंकिंग निजाम को होल्ड करती है, वो आप उसको उसके बुरे दिन आ चुके हैं, वो नहीं बचेगी। लेकिन कहाँ भाई साहब अगर हम देखें तो अभी फिलहाल ब्रिक्स ममालिक तक अपनी यानी करेंसी, इनका पुराना देरीना ख्वाब है कि हम जो है आपस में अपनी जो करेंसीज हैं मकामी जो इलाकाई उसमें जो है आदा लेन देन करेंगे, वो तक नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। अब भी जो है हमारे पास वही डॉलर में जो है कन्वर्ट होती है सारी करेंसीज। जी एक बात को आप समझेंगे छोटी, जबकि अगर ये होता तो इन ममालिक को बड़ा फायदा होता है इस वक्त, बिलखुसूस खास तौर पर। इसमें दिक्कतें कहाँ आ रही है? बेसिकली एक दुनिया में किसी ना किसी तरह इन्होंने एक जंजाल बनाया था कि आपका रॉ मटेरियल खरीदना है जी, आपका कुछ और अपने बाजार में लेके आना है और फिर बदले में अपने बाजार से आपको कुछ देना है। तो इकोनॉमी जो है बेसिकली आदान प्रदान का नाम है, यानी कि आपका लेन देन का नाम है कि आप लेते क्या हो किसी से और देते क्या हो किसी को। तो इसी का नाम अर्थव्यवस्था है, जिससे एक रोजगार पैदा होते हैं और इसकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो आपकी जरूरतों की सामान पूरे करती है और आपके रॉ मटेरियल और एक तरह से जॉब क्रिएट करती है, जिससे दुनिया में जो है बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं और सिस्टम बनते हैं और गुड्स बनते हैं, और उसके बदले जो जनरेट होता है इंसानों की सुविधा, जीवन की स्थिति को बेहतर बनाने का एक जो निजाम खड़ा होता है, उसमें हर देश का अपना एक रोल होता है। किसी देश के पास कुछ होता है, किसी के पास चावल है तो किसी के पास तेल है तो किसी के पास खनिज है तो किसी के पास मेटल है। तो ये सारी चीजों को जोड़कर जो एक वो बैठकर पूरी दुनिया का एक मैप बनाते हैं कि हम किस देश से क्या लेंगे क्या देंगे, एक इस तरीके से इन्होंने घेरा था। देखिए जब पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 की हम बात करें
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने पूर्ण रूप से अपनी सेनाएं लोगों ने देशों से हटा ली, चाहे वो पुर्तगाल की सेनाएं हों, फ्रांस की सेनाएं हों, जी हाँ। जर्मनी की हो या फिर ब्रिटेन की सेनाएं हों। तो पूरी दुनिया से हटाने के बाद इन्होंने दुनिया को गुलाम बनाया, मगर आर्थिक गुलाम बनाया, यानी इकोनॉमिकल उनको जो है आपने कॉलोनी बना लिया। जी हाँ। ये जो इकोनॉमिकल कॉलोनिज्म शुरू किया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसके दबाव में ये सभी देश उनकी ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं भाई साहब। इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सपैंड करके और गहराई के साथ बात करें तो ये समझ में आए लोगों के कि वाकई ये बड़ी पॉइंट की बात, बड़ी गहराई की बात है कि अपनी ताकत, जो ज़ाहिरी ताकत है, जो अफवाज है, उसको हटा लेना, लेकिन उसके साथ एक ऐसा जाल, यानी एक ऐसे जाल में जकड़ लेना जो शायद अफवाज से फिर भी आपको नजात मिल सकती है, लेकिन ये जो इकनॉमी की बात कर रहे हैं भाई साहब, तो उससे शायद निजात मिलने के लिए कई गुना ज़ायद शायद उन ग़ुलामों को, उन ग़ुलाम संस्थाओं को, या फिर उस सारे यानी माशी निज़ाम को जो है निकलने के लिए पता नहीं कितना वक्त लगेगा, और वो किस तरह की है, क्या हम उसको समझते भी हैं आम सतह पर, ये शायद समझना होगा भाई साहब। वाकई ये जो मुआशी गुलामी है। मैं कोशिश करता हूं इसको थोड़ा और एलोबरेट करने की। देखिए, जब इन्होंने ये जो बैंकों की करेंसी, यानी देशों के जो देशों के अंदर पहले व्यापार कैसे होता था जी, पहले जो व्यापार होता था वो इस तरह होता था कि अगर ब्रिटेन से कोई भारत के अंदर आ रहा है तो वो भारत में क्या लेके आ रहा है, उन्होंने औद्योगिकीकरण किया है, नए प्रोडक्ट क्या बनाए हैं, उनके यहाँ क्या चीज होती है, वो जहाज में भर के लेके भारत आ रहे हैं और भारत से मसाले और दूसरी चीजों को लेकर वो यहाँ से जा रहे हैं। तो ये यहाँ ना करेंसी का कोई रोल नहीं था। हाँ, करेंसी का रोल जो है वो इंटरनल होता था कि वो अपने यहाँ से कोई सामान लेके आए, हमारे देश को बेच दिया आके व्यापारी बन के, और जो भारतीय करेंसी को उन्होंने, चाहे वो सिल्वर के, गोल्ड के, किसी भी रूप में या कागज के, जिस भी रूप में उन्होंने हासिल किया, उसी के बदले उन्होंने जो है फिर यहाँ से अपनी जरूरत का, अपने देशों की जरूरत का सामान खरीदा और लेके चले गए। जी हाँ। ये इन्होंने क्या किया, जो बैंकिंग, यानी वो एक बैलेंस होता था, एक बैलेंस होता था वो। ये आपके रिजर्व बैंक बनवाए, रिजर्व बैंक बनवाने के बाद आपके सेंट्रल बैंक बनवाए, और सेंट्रल बैंक बनवाकर इनमें जो कागज के टुकड़े इन्होंने छपवाए, इनकी शुरुआत की। तो इसमें इन्होंने ये खेल किया कि अगर ब्रिटेन का कागज जो है वो भारत के अंदर आता है और भारत का कागज अगर ब्रिटेन के अंदर जाता है तो उसका एक्सचेंज हम करेंगे इसके बीच में, क्योंकि मैंने इंटरनेट नहीं थी, स्विफ्ट सिस्टम नहीं था, यूपीआई नहीं था, ऐसा कुछ तो था नहीं, तो बीच में यही यूपीआई थे, यही स्विफ्ट थे अपने आप में। और ये करते थे कि उसमें वो पैसे को, मतलब रुपए से पाउंड को बदलते हुए भी उसमें बीच में कुछ खा जाते थे, और जो रुपए से पाउंड को बदलने में कुछ खा जाते थे। तो दुनिया के पैसों से पैसे कमा रहे थे। सिर्फ इन्होंने एक नेटवर्क बनाया था, इसे बड़े तौर पर एक हवाला नेटवर्क आप मान सकते हैं। तो इन्होंने हवाले को, जो पहले हुंडी हुआ करती थी पुराने जमाने में भारत में, हुंडी उसे कहा करते थे, तो वो एक कागज का टुकड़ा लिख के दे दिया जाता था। आप दूसरे शहर में जाते थे, उस शहर में से कोई सा सेठ वहां पर बैठा होता था, वो कागज आप उसे देते थे, वहां से आप पैसे ले लेते थे, व्यापार का सामान खरीदते थे और अपने शहर को आ जाते थे। तो इस तरह काफिले लूटे जाते थे। तो उससे बचने के लिए हुंडी का इस्तेमाल होता था, और हुंडी के आइडिया से इन्होंने बैंक बनाया, बैंक का ये स्विफ्ट सिस्टम बनाया। तो इस स्विफ्ट सिस्टम में इन्होंने इनके मालिकाना अधिकार अपने पास रखा, बहुत मुद्दत तक रखा, और इसमें ये बैंक होते थे इन्हीं के। और ये आपके जो छोटे छोटे आपके शहरों में बैंक खुलवाए, उन बैंकों की जो करेंसी होती थी, सरकार का जो पैसा होता था लेन देन, ये उस बैंक में जमा करवा लेते थे, और उस बैंक के ये जो सामान का आदान प्रदान था वो करके किसी भी तरीके से हवाला, मतलब कुल मिला के लंबी बात है कि इसको बहुत एलोबरेट नहीं किया जा सकता अभी डिटेल समझाने में, मतलब कुल मिलाकर ये उसका बिचौलिए बन गए। और ये बिचौलिए बनकर दुनिया में इन्होंने फिर ब्याज पे पैसा देना शुरू किया। सबसे पहले जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन को यही ब्याज देके वहां की सत्ताओं पे इन्होंने कब्जा किया था। ये 17वीं शताब्दी का परिवार था जिसने शुरुआत की थी। इसी तरह इन्होंने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया। जब ये ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के कामयाब हो गए अपना जो पैसे के जरिए कब्जा करने में, इकोनॉमिकल कब्जा करने में, तो ठीक उसी तरीके से इन्होंने जो है
ये पूरे दुनिया के अंदर इस अपने ब्रांचों को फैलाकर पूरी दुनिया में ब्याज पे पैसा देना शुरू कर दिया। अब भी बैंक जो ब्याज देते थे पहले, उसकी गारंटी निश्चित रूप से वहां की सरकारें जरूर करती थी, मगर फिर भी वो एक तरह से इंडिविजुअल था। फिर इन्होंने एक काम किया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले जब इनको काफी नुकसान हो चुका था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो पूरी तरह से लगा कि मिलिट्री रूल जो है, मिलिट्री के द्वारा कॉलोनी बनाए रखना अब हमारे बस की बात नहीं रह गई है। याल्टा में एक समझौता हो गया और 3-4 टुकड़ों में जो है इन्फ्लुएंस या जो प्रभाव क्षेत्र जिसे कह सकते हैं, कंट्रोल क्षेत्र जो है वो उसका बंटवारा हो गया। तो उसमें क्योंकि यूएसएसआर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बड़ा रोल अदा किया था, उसी ने जीता था और एक परमाणु बम अमेरिका ने डाला। तो अब ब्रिटेन पूरी दुनिया का किंग होता था, उसका 3 हिस्सों में ये दुनिया बट गई और 3 हिस्सों में बंटने का तरीका इन्होंने ये बनाया कि यूनाइटेड नेशन और दूसरी संस्थाएं इन्होंने इंटरनेशनल बैंक और इस तरह की चीजों को इन्होंने बना लिया और उसमें पूरी दुनिया को अब उसके जरिए इन्हें जबरदस्ती कर्ज देना था। तो कर्ज देने के लिए ये नई नई कोई एनवायरमेंट की स्कीम लाओ, ये लाओ, चाइल्ड वुमन प्रोडक्शन लाओ, हरित क्रांति लाओ, इसके नाम पर उर्वरक खरीद के ये लाओ, मतलब कोई ना कोई एक इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन में एक स्कीम बनाई जाती थी, उसका गोल सेट किया जाता था और उस गोल के नाम पे ये ब्याज। आपने कभी सोचा है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका अपनी जीडीपी से भी ज्यादा कर्ज लेकर बैठी है। दुनिया के लगभग 2-3 देशों को छोड़ दे तो सभी देशों के ऊपर इतना कर्जा है जितनी उनकी जीडीपी भी नहीं है। क्या आप ये बताएंगे कि वो पैसा वहां उन बैंकों में कहां से आया? कौन है उसके पीछे बैठा हुआ जो सारी दुनिया को कर्जा बांट रहा है? तो ये ऐसा डार्क और अंधा खेल है जिसे अगर आप किसी को समझाओगे तो वो आप पर हंसेगा, जबकि उसे अपने आप पर हंसना चाहिए, क्योंकि वो इस पूरे जंजाल को नहीं समझ पाएगा। बड़े बड़े अर्थव्यवस्थाओं और अर्थशास्त्रियों को उन्होंने फ्लॉप किया, यानी गुंडई से, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन की गुंडई से लोगों को जबरदस्ती कर्जा दिलवाना और फिर उसे उन्हीं की सरकारों द्वारा वसूल उनकी जनता से करवा के वापस लाना, ये है इकोनॉमिकल गुलामी, कॉलोनिज्म। भाई साहब, हम तो आईएमएफ को देखते हैं, वो मतलब किसी भी ऐसी हम कहेंगे कि ऐसी मईशत, ऐसे मुल्क की मईशत जो गिर रही हो उसको सहारा देती है, उसको सपोर्ट करती है, उसको उठाती है, कई कई मरतबा मौके उसको फराहम करती है वहाँ की इकनॉमी को जो है दुरुस्त करने में। तो ये तो एक दुनिया का जो एक ऐसा एक निज़ाम है जिसको दुनिया आम तौर पर ये देखती है कि जो गरीब ममालिक हैं उनकी मदद की जाती है कर्ज़ों के ज़रिए। ये ना कोरी बकवास होती है। मतलब सवाल ये है कि उनकी मदद नहीं की जाती है, बल्कि पहले उनको मजबूर किया जाता है ताकि वो गरीब बने और फिर उनको उनके माल को लूटा जाए गरीबों के जो उनके पास दबा हुआ है। आप फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज की तारीख में आपके पास पता है क्या क्या है, आपके पास मसालों का वो भंडार है। अगर आप इसमें कंट्रोल सिस्टम लाकर सिस्टम को बना ले तो आप पूरी दुनिया को कम से कम मजबूर कर सकते हैं कि वो आपकी कीमत पर इन सब चीजों को खरीदें। अगर 1-2 देश और जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर मडागास्कर जैसे देशों में अगर हमारे तरह के कुछ मसाले उगते हैं या चाइना के कुछ हिस्सों में, तो हम उनके साथ जिस तरह ओपेक तेल वालों ने बनाया है इसी तरह का हम लोग नहीं बना नहीं सकते, क्योंकि वो जो डेमोक्रेसी में नेता को चुन के लाते हैं वो उससे पहले कमिटमेंट कर लेते हैं कि तुझे बनाया जाता है, मगर तू ये मानेगा तो तुझे गद्दी तक लेके आते हैं। अगर मैं अमेरिका की पूरी चुनावी प्रक्रिया को आपको समझा दूं तो आपको ये पता चलेगा कि उसके मालिक जिसे चाहे उसे राष्ट्रपति बना सकते हैं, क्योंकि वहां की जनता वोट देती है। वो वोट इलेक्टोरल वोटर को जाता है, इलेक्टोरल वोटर 1-2 स्टेट छोड़ के बाकी में वो जिसे वोट देते वही राष्ट्रपति बन सकता है। तो जहां जिस तरह यहाँ पर जो चेयरमैन होता है जिला पंचायत का, वो बीडीसी को जनता वोट डालती है जिला पंचायत चेयरमैन को, मगर वोट जाता है बीडीसी को, बीडीसी वोट करता है जिला पंचायत के चेयरमैन को। तो वो बैठ के अच्छे खासे रेट लगते हैं, पैसे लगते हैं और उनकी कीमत लगाकर उन वोटों को अपनी तरफ डाल लिया जाता है। पार्टी कोई भी हो, जिसके पास बीडीसी के वोट ज्यादा हो जाते हैं वो जिला पंचायत का चेयरमैन बन जाता है। ऐसी तरह का राष्ट्रपति है अमेरिका के अंदर। तो वहां जितनी वो फंडिंग करते हैं, जिसे पैसे देते हैं, इलेक्टोरल वोट के खरीदते हैं, वो किसी को भी राष्ट्रपति बना सकते हैं। इसी तरह हर लोकतंत्र के डिजाइन को उन्होंने
कुछ इस तरह से बनाया है, हम्म। ए भी उनका और बी भी उनका। ठीक है भाई अगर साहब, कोई आपने बड़ी अच्छी ए बात की। भी ए है। भी ए भी उन्हीं का, बी भी उन्हीं का, और इसी के जो है सारे इर्द गिर्द जो है सारी मईशत और सारा निज़ाम हमको नज़र आता है। ये हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हम ये जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं इसका जो है रास्त तौर पर और बेरास्त तौर पर इसका कहीं ना कहीं ताल्लुक़ है, और यही वो वजह बन रही है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि दुनिया में फिर एक ऐसी रस्साकशी हम देख रहे हैं। और वो रस्साकशी कहाँ जाकर रुकेगी, उसके नतायज क्या होंगे, मज़ीद हमको क्या क्या झेलना पड़ेगा, किस तरह की सूरत हाल, इस पर हम बात कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद मोबाइल साहब में आप सभी का दोबारा खैर मकदम में बात कर रहे हैं कि दुनिया में जिस तरह के हालात हैं, अब हम इकोनॉमी की सूरत हाल के साथ हम ज़रूर जो है बात करेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ जिस तरह से भाई साहब ने ब्रेक से पहले कहा, भाई साहब मैं चाहूँगा कि वाकई चाहते हुए भी दुनिया यानी इस जाल से नहीं निकल सकती। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन जब खुद वो मखरूज़ होंगे, आईएमएफ से जो है क़र्ज़ लिए हुए होंगे, उनका एक एक लम्हा, एक एक दिन जो है आईएमएफ का मोहताज होगा, तो कहाँ से वो निकल पाएंगे। अच्छा, जो अब फिर जो अब टकराव जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं, तो उनके हवाले से भी मैं जानना चाहूँगा ये जो जाल है इसको कौन तोड़ रहा है, कौन तोड़ सकता है, और क्या इस हवाले से थोड़ा सा जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं इसको अगर हम जोड़ कर देखें, जैसे अभी हमने यूक्रेन की बात की, और रशिया भी, उसकी भी इकोनॉमी कोई ख़ास नहीं है। अब चाइना की बात और है, अब भारत की बात और है, हम बहुत बड़ी जीडीपी है और बहरहाल हमारा मामला अलग है। अब छोटे छोटे ममालिक की अलग बात है, लेकिन जहाँ डिस्प्यूट्स हमको नज़र आ रहे हैं वहाँ अगर इस सूरत हाल को थोड़ा सा जोड़ कर देखें तो क्या कहेंगे। इसके बाद फिर हमने जो जिक्र किया उस हवाले से हम उस तरफ भी बढ़ेंगे, एक एक इलाके की तरफ। जी देखिए, ये जो डिस्प्यूट है ये भी उसी जाल से जुड़े हुए हैं, वरना ये देखिए जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ये शुरुआत हुई जी। कि आपको पता है कि 1946 से लेकर और 1950-52 तक तकरीबन 40 से 50 देशों को आजाद किया गया। हाँ। उससे पहले ऑटोमन को तोड़ के 40 नए देश बनाए गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। उससे 20 साल पहले की बात है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। तो ये जो ये प्लान था कि जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया, हर जगह पे एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी को जनरेट किया गया। जनरेट किया गया। आप देखेंगे हर जगह पर देखेंगे कि दो एक आपको रूस की तरफ नजर आएगा, दूसरा आपको अमेरिका की तरफ नजर आएगा या ब्रिटेन की तरफ नजर आएगा। ये अड़ोसी पड़ोसियों का जो मैंने कहा कंट्रोल, जो प्रभाव क्षेत्र है, उसको जो याल्टा में बांटा गया था, ये उसका नतीजा है। इसको क्यों किया गया? ये व्यापार का एक तरीका था। देखिए, दुनिया में 3 चीजों में बहुत बड़ा पैसा जनरेट होता है। वो जनरेट होता है वापस पैसा मंगाने का, यानी आपने पैसा तो दे दिया, आप जाइए सड़कें बनाइए, अब चीजें बनाइए, पुल बनाइए, कुछ नई चीजें जनरेट करिए, पैदावार बढ़ाइए। इस सब के लिए आईएमएफ आपको कर्जा देगा, मगर वो कर्जे को वापस भी लेगा। तो मुनाफा कमाने का एक तो वो तरीका है कि वो ब्याज पे लेगा, और दूसरा वो डायरेक्ट कुछ कानून आपसे बनवाता है जब आपको कर्जा देता है कि भाई ये कानून बनाइए, ये कानून बनाइए, इतने आप ये नहीं रोक सकते, उस कंपनी को नहीं रोक सकते, इतना टैक्स आप वसूलोगे। ये सारे वो सिस्टम कानूनी तौर पर बनवा लेते हैं किसी भी देश से, और उसको जंजीरों में जकड़ के उसको पैसे दे दिए जाते हैं। अब यहाँ पर क्या चीजें हैं, डिस्प्यूटेड क्यों है? तो आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई मुनाफे का धंधा है वो है हथियार सप्लाई। जी हाँ। हथियार सप्लाई जो है वो कब आपको हथियारों की जरूरत पड़ेगी? जब आपका पड़ोसी पाकिस्तान होगा तो आपको हथियारों की जरूरत पड़ेगी। चीन का पड़ोसी भारत होगा तो चीन को हथियारों की जरूरत पड़ेगी। भारत का पड़ोसी अगर कोई ऐसा देश होगा जैसे बांग्लादेश पनप रहा है तो उस इलाके में भी नए हथियारों की जरूरत पड़ेगी। अगर अफगानिस्तान की पाकिस्तान की ठंडेगी तो फिर अफगानिस्तान को भी जो है हथियारों की जरूरत पड़ेगी। अगर सऊदी अरब जो है वो ईरान के लिए थ्रेट बनेगा तो ईरान को हथियारों की जरूरत पड़ेगी, फिर सऊदी अरब को भी जरूरत पड़ेगी। अगर इराक और ईरान आपस में राइवल होंगे तो रूस से जो है एक खरीदेगा तो अमेरिका से दूसरा खरीदेगा। तो कुल मिला के अगर आप ये देखें तो ये पूरी की पूरी हर जगह पर एक इलाका आपको छोटा सा मिलेगा जो डिस्प्यूटेड होगा, और उस डिस्प्यूटेड इलाके में जो है आपको हथियारों की जरूरत पड़ेगी। और हथियार आप कहाँ से लेंगे? आपको खुद को बनाने की परमिशन मिलेगी नहीं। आप लेबोरेटरी, आपका जो स्कूली निजाम है, जो आपका एजुकेशन का निजाम है, वो ऐसा बनाएंगे कि आप रटेंगे और रटने के बाद इम्तिहान लिख के आ जाएंगे। एक्सपेरिमेंट आपके एग्जाम में नहीं है। अगर भारत की आप शैली को देखेंगे तो आप कैसे देखेंगे?
यानी जो सिलेबस में एनसीईआरटी ने या जिसने भी जो जी हाँ, निजाम है भारत का, अगर उसने कोई पेपर सेट कर दिया जी और हाँ, उस पेपर का उन्होंने जो अपनी किताब में आंसर लिखा है, हाँ, अगर आप उस आंसर से 1 इंच भी, एक तिल भर भी अलग जवाब देंगे तो आपको नहीं मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग में आएंगे, आपके नंबर कट जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। हाँ, आप उसके लिए, चाहे आपको आईएएस बनना हो, इंजीनियर बनना हो, जो भी बनना हो, आपने एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया गया, उस सब्जेक्ट में 10 कदम आगे निकल के अगर आपने कुछ लिख दिया तो नहीं आपको हो सकता, आपका टीचर, आपका प्रिंसिपल, आपका एग्जामिनर घसीट के वापस लाएगा और आपको एक बेहतरीन किस्म के गुलाम की तरह आपको कहेगा कि जो बताया गया इसका जवाब सिर्फ वो ही दे जो तूने आगे बढ़ के जान लिया। गुलामों को ये आजादी नहीं कि तुम आगे जानो, तुम इजाद नहीं कर सकते, तुम क्रिएट नहीं कर सकते। ये छोटी सी बात है मगर ये इतना बड़ा हथियार है कि बिल्कुल, एक पूरे देश को जाहिल बनाए रखने की गारंटी है ये, क्योंकि आपने जो आपको कहा जाएगा वो पेपर आप सेट करेंगे। अरे भाई, दुनिया में हर रोज नए इजाद होते हैं, बिल्कुल, चाइना भी रोज नए इजाद कर रहा है, जर्मनी में अमेरिका भी देखें, रोज नए इजाद हाँ, करता है। अब पाकिस्तान नए इजाद नहीं करता, भारत नहीं करता, नेपाल नहीं करता, क्योंकि आप कॉलोनी हैं। आपको जो चीजें सेट करके दी जाती है आप उसके बाहर नहीं जा सकते, आपसे कानून बनवाए जाते हैं। तो बेसिकली, और आपको फिर तनाव में डाला जाता है, आपको लड़ते रहना है, फिर आपको हथियारों की जरूरत पड़ेगी, फिर अपने लोगों से आप टैक्स लेंगे, आप अपने से टैक्स लेने के बाद जो पैसा इकट्ठा होगा वो उनको दोगे। तो आज भी जब हम एक दूसरे को सुपर पावर होने की बात दिखाते हैं ना बाकर साहब, तो अब आपको मैं बताता हूं कि कैसे एक्चुअली लगता ये है कि दुनिया में हम अशांति देख रहे हैं। हाँ, आपने देखा अभी 1 महीना पहले यूरोपियन यूनियन की जो बेसिकली और नाटो की जो एक सरबराह वो खूबसूरत सी लेडी है, नाम मैं भूल गया उसका, उसने मुस्कुराते हुए कहा है कि 2023-24 हथियार कंपनियों के लिए बेहतरीन साल रहा है, बड़ा मुनाफा कमाया गया है। और उसने मीटिंग में सार्वजनिक मीडिया के सामने ये बात बोली। और इस आपको पता है कितने बेशरम है ये लोग। उन्होंने देखा कई लाख लोग मर गए हैं यूक्रेन में, गाजा में, फिलिस्तीन में, हर जगह पे लोग मर रहे हैं और वो कह रहे हैं हमने हथियार बनाने वाली हमारी कंपनियों ने बड़ा मुनाफा अर्जित किया है और आगे इसके चांस और ज्यादा है। जी हाँ, तो अब आप ये समझ सकते हैं कि डिस्प्यूटेड टेरिटरिया क्यों होना जरूरी है, दो देशों के बीच में तनाव होना क्यों जरूरी है और युद्ध क्यों जरूरी है। अब आप इससे आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। आप देखेंगे कि भारत भी कहेगा मैंने परमाणु बना लिया, पाकिस्तान भी दावा करेगा मैंने परमाणु बना लिया, हमने बना लिया, मगर उसके बावजूद जो हथियार चाइना तो रशिया की मदद से या उसकी छूट या उसके संरक्षण में सब कुछ कर पाया है जी। अगर मैं सीधे सीधे 4 देशों को छोड़ दूं आज, जिनमें से एक है अमेरिका और 3 है रशिया, एक है अमेरिका और 3 है रशिया। अब 3 रशिया कैसे हुए जी? तो रशिया ने एक स्टेशन अपना चाइना बनाया, रशिया ने दूसरा स्टेशन अपना नॉर्थ कोरिया बनाया। तो 3 रशिया और एक अमेरिका, इनके पास वो बड़े हथियार मौजूद हैं जो अंतरिक्ष में रहकर यानी स्पेस में रहकर अपने टारगेट का इंतजार कर सकते हैं, बरसों बरस तक वो वही रह सकते हैं। B-52 या T-92 ये इस तरह के जो Su-92 बड़े बम्बर सक, चाहे Su-57, अगर वो चाहें तो इसे आसमान से नीचे की तरफ आके मार सकते हैं, ये चाहे जितने ऊंचे उड़ रहा हो। अगर ICBM बड़ी, जिन्हें सैटर्न 2, सैटर्न 1 बहुत बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, क्या ये भारत के पास है? क्या ये मिसाइल इतनी बड़ी जो है पाकिस्तान के पास है? क्या ये ईरान के पास है? ये क्या ये इजराइल के पास है? नहीं है। ये मोहरे हैं सब के सब कि एक लिमिट तक तुमको लड़ने की, कुछ दंगल में कुश्ती करने की मौका दिया जाएगा ताकि तुम हमारे लिए पैसा जनरेट करो, और तुमको दुनिया की पावर बनने नहीं दिया जा सकता। तुम अमेरिका के लिए थ्रेट बन जाओ और रूस के लिए थ्रेट बन जाओ, इसकी परमिशन तुमको कभी नहीं मिलेगी। इसलिए तुम्हें इकोनॉमी के आधार पर भी और हथियारों की बर्तरी के आधार पर भी हमें मनोवैज्ञानिक और इकोनॉमिकल गुलाम बनाए रखना है। तो
ये आधुनिक कॉलोनिज्म है और जिसके प्रभाव क्षेत्र में जो है उसे रहना पड़ता है। तो यहाँ ये ऐसी बारीक अध्ययन है या बारीक थ्योरी है जिसे बहुत बारीकी से समझेंगे तो समझ में आएगा। आम जनता को ये बात समझ में नहीं आ सकती क्योंकि ये खेल जो है वो क्रिएशन का है, एजुकेशन सिस्टम्स का है, तो ये नहीं आ सकता। तो आज जो हम युद्ध देख रहे हैं ये उसी का नतीजा है। यानी एक तरफ हथियार खत्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, मगर फैक्ट्रियों में धड़ाधड़ हथियार बनाए जा रहे हैं, चाहे वो फ्रांस की कंपनी हो, जर्मनी की कंपनी हो। यहाँ पर प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं, ब्रिटेन की कंपनी में भी प्राइवेट काम कर रही है, अमेरिका में भी दुनिया भर की प्राइवेट कंपनियां काम कर रही है। रूस की क्योंकि अपनी सरकारी कंपनियां हैं तो उसकी अर्थव्यवस्था बड़ी है कि छोटी, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे अपने देश से जो है वो टैक्स ज्यादा लेने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनकी सरकारी कंपनी है और वो अपनी कंपनी में जो एम्प्लॉई हैं उसके आधार पर उसे बनाता है। अगर रशिया को और चाइना को कोई बहुत बड़ा हथियार मान लिया 1 करोड़ रुपए का पड़ता है तो यही हथियार ब्रिटेन की जनता की बात कर रहा हूं, ब्रिटेन की जनता, फ्रांस की जनता, जर्मनी की जनता और अमेरिका की जनता को 100 करोड़ का पड़ता है। यानी रूस और चीन को जो 1 करोड़ का पड़ता है वो इनको 100 करोड़ का क्यों पड़ता है? क्योंकि उसमें वो लोग जो हथियार बनाने वाली कंपनी है वो आपका सीनेटर चुनने में फंडिंग करते हैं, वो आपका इलेक्टोरल वोटर चुनने में आपकी फंडिंग करते हैं क्योंकि उन्हें बहुत पैसा चुनाव में खर्च करना होता है और उसके बाद वो आपके जो लीडरशिप है उसको अकोमोडेट करते हैं, उसका पैसा, और फिर वो 10 का गुना नहीं कमाएंगे तो कौन कमाएगा? तो वो पैसा ये जो सरकार वो लाएंगे कि उनके जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आपको दिखेगा असल में वो पपेट होता है इन हथियार बनाने वाली कंपनियों का। वो उसके उनके फायदे के लिए अपनी जनता पे टैक्सेशन बढ़ाएगा, उनसे टैक्स वसूल के इन प्राइवेट कंपनी को अपने ही देगा और अमेरिका कहेगा मैंने दान में दे दिया है 100 करोड़ का हथियार। अरे दान में तो दे दिया तूने 100 करोड़ का हथियार, उस कंपनी ने तो 150 करोड़ रुपए कमा लिए हैं मगर देश की जनता को, अपनी ही देश की जनता को लूट कर दिया है। तो ये कंपनियां प्राइवेट हथियार बनाने वाली या रोथशाइल्ड एम्पायर की वो कंपनियां जो दुनिया को आर्थिक गुलाम बना के बैठी हैं वो अपने देशों की जनता को भी लूटते हैं और दुनिया को भी लूटते हैं। तो ये जो लुटेरे हैं ये बड़े, वैसे तो आपको बड़े जो है एनजीओ और सोशल वर्क करते हुए दिखाई देंगे, उसके पीछे भी इनका पूरा एक बिजनेस गेम होता है। ये दूसरी कंपनियां होती हैं देशों की, उन कंपनियों में शेयर्स फंड निकलवाते हैं, फिर वो 2 रुपए अपनी तरफ से मिलाते हैं एनजीओ में और 10% उनसे डलवा के वो उसको 100% करते हैं। तो मतलब कुल मिला के खेल होता है। यानी कि जो दूसरों की कंपनी चल रही है उनको एनजीओ में से भी लूट लेते हैं, सोशल वर्क में भी लूट लेते हैं, हथियारों में भी लूट लेते हैं, मेडिसिन में भी लूट लेते हैं और कॉस्मेटिक्स में भी लूट लेते हैं। ये जो नंगापन हम देखते हैं दुनिया में, ये जानबूझकर जो एलजीबीटी ये सिस्टम ये चलाते हैं सारी चीजें, एड्स वेड्स, ये सब इनके एक हथियार हैं जिससे ये चाहते हैं कि हर आदमी घर से बाहर निकले, औरत भी मेकअप करे, मर्द भी मेकअप करे, शरीर जितना खुला होगा मेकअप पे खर्चा उतना ही ज्यादा होगा। और हथियारों की दुकानदारी के बाद अगर दूसरे नंबर पे कोई आता है तो मेकअप बाजार आता है। तो कुल मिला के ये बैठकर टेबल में बंद कमरों में एक तैयार करते हैं। ये जानते हैं कि 8 अरब लोग जो है वो कॉमन मैन है, वो आपके षड्यंत्र को ना समझ सकते ना इस जाल को तोड़ने की हैसियत रखते, इसलिए वो सक्सेस है, वो कर रहे हैं। ठीक है भाई साहब, इसी हवाले से अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा और जिस तरह से मैंने इब्तिदा में जिक्र किया और वो डिस्प्यूट्स की बात की और वो यानी उस टकराव की बात की जो शदीद होते होते फिर वो न्यूट्रल हो गया, तो मैं इस सभी को एक साथ चाहूँगा कि इस पर बात करें कि चाइना और भारत का भी हमने कुछ अर्सा पहले देखा था टकराव, फिर पाकिस्तान और भारत का भी हमने देखा, फिर उसके बाद हमने देखा ईरान और इजराइल का, फिर हम देख रहे हैं गज़ा में जो कुछ चल रहा है। अब यूक्रेन की तो आपने बात की, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो फ़िलहाल तो कुछ चीज़ें जो है थमती हुई, अब की मैं बात कर रहा हूँ, हाल की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें सुलझती भी हम देख रहे हैं। क्या उम्मीद करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि अब आम लोग या फिर जिस खत्ते में भी इस तरह के डिस्प्यूट्स हैं वो नहीं चाह रहे हैं कि कोई जंग हो, कोई ऐसी सूरत हाल हो, और कहीं ना कहीं थोड़ा हालात जो है आपको नहीं लग रहा है कि कुछ सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं? नहीं, सुधरते हुए नहीं, एक बार पूरी तेजी से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे, मतलब किस तरह से? बताता हूँ आपको। देखिए, कोई भी एक बड़ा अटैक, चलिए आप चाइना से चले ना, कहीं का तो आपको कबूल भी करना पड़ेगा ना। अच्छा, भाई चाइना से अगर आप बात करें या रशिया कोई बात ऐसी नहीं है, हम बड़े अच्छे अंदाज से चाइना से ट्रीट कर रहे हैं। यूक्रेन पूरी तरह से है और उसने तकरीबन जो है
पोलैंड और बाल्टिक देश, जिसमें से फिनलैंड और स्वीडन वगैरह जो है, इस इलाके में भी अपना जो जाल है वो बिछाना शुरू कर दिया है। कीव चारों तरफ से घेर लिया है, वो जब चाहे निपटा लेगा, मगर वो अभी ऐसा नहीं करेगा। वो इसको लंबा खींचता रहेगा, क्योंकि जब उसके रशिया के जो हित है गर्म पानियों में, यानी सागर खाड़ी के देशों में, अगर यहाँ पर कोई खतरा जो है, यहाँ प्रेशर बढ़ाता है इजराइल के जरिए अमेरिका, ब्रिटेन, तो इसका जवाब, चूंकि यूरोप की आड़ है यूक्रेन, तो यूक्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ा देता है रशिया, तो उससे जो है गाजा और ईरान और इस इलाके को भूल जाते हैं। आधा ये डिवाइड हो जाता है दो हिस्सों में बड़ी चतुराई के साथ में, यानी अमेरिका की प्रायोरिटी में इजराइल और अरब देश शामिल हो जाते हैं, यहाँ पर वो बने रहना चाहता है। मगर यूरोप चूंकि उनके सर पे रूस आके बैठ गया है, तो वो यूक्रेन को बचाना चाहते हैं। इस तरह नाटो की ताकत को दो हिस्सों में बड़े आसानी से बांट देता है रशिया। जैसे ही ये लोग अपना षड्यंत्र गल्फ में बढ़ाते हैं, यूक्रेन में वो प्रेशर बढ़ा देता है, और पूरा वो कभी हासिल नहीं करता, बस इनके हथियारों को मारता है, इनके भाड़े के सैनिकों को मारता है, और इनको थ्रेट करता है कि लो जी, अब तो पोलैंड का नंबर आ गया, फिनलैंड का नंबर आ गया। उनको बुखार चढ़ता है तो वो चीखते हैं ब्रिटेन के, यानी नाटो के दूसरे यूरोप के देशों के लिए जो नाटो का हिस्सा है। तो वो कुल मिलाकर जो है इनकी ताकत को यूक्रेन के जरिए एक झटके में आधी कर देता है। जैसे ही 500 मिसाइल छोड़ता है, वैसे ही यूरोप के पैर कांपने लगते हैं। अब वो भूल जाते हैं इजराइल को, तू छोड़ यार, हमें पहले अपनी जान बचा दे, क्योंकि जैसे ही पोलैंड पार किया तो जर्मनी भी कितनी दूर है, जर्मनी पार किया तो फ्रांस कितनी दूर है। तो मतलब ये आप समझे चीजों को, जियो लोकेशन को समझे, तो आपको पता चलेगा कि यूक्रेन इस तरीके से उल्टे इनके गले की हड्डी बना हुआ है इस वक्त। अब इसको जो है यहाँ जब गाजा में, फिलिस्तीन में, ईरान में जब बचाव का काम करता है, तो आप देखते हैं ना कि जिस तरीके से जैसे ये ईरान की तरफ या हुतीस की तरफ प्रेशर लेके बढ़ते हैं, यूक्रेन की तरफ जो है वो हमले तेज कर देता है रशिया। अब हमले तेज करता है तो जर्मनी, फ्रांस वो भूल जाते हैं इजराइल को, अकेले रह जाता है अमेरिका और इजराइल। अकेले इजराइल और अमेरिका बचता है, तो उन्हें आसानी से उन्हें रोकने का इंतजाम उन्होंने कर रखा है। वो दावा नहीं करते, और दावा इसलिए नहीं करते कि इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम जगत में लंबे समय से, देखिए, मुस्लिम जगत ने इस्लाम के साथ और मुसलमान अपने आप के साथ गद्दारी 1917 में शुरू की थी, लीगल शुरू की थी, जब ये देश बन गए थे, इन देशों के राजे बन गए थे, और ये सारे बनते बनते इन्होंने ऑटोमन अंपायर यानी इस्लामिक निजाम खिलाफत जो हुआ करती थी उसे तोड़कर इन लोगों ने पहली गद्दारी करके, और उसके बाद परमानेंटली पश्चिमी जगत के गद्दार तय हो गए। इसमें अब कुछ उसमें रूस और यूएसएसआर के भी रहे बीच में, मगर आप गद्दार को गद्दारी कहेंगे ना, तो मेरे पास तो है नहीं ऐसा कोई टूल के मैं भाई मेरी जाति धर्म का है तो मैं उसको वफादार कह दूंगा, तो मैं तो गद्दार को तो गद्दारी कहूंगा। तो इन्होंने अपने मजहब, अपने दीन के साथ गद्दारी की, ऑटोमन को तोड़ा, और उसके बाद इन लोगों ने जो है गद्दारी के जरिए ही ये उनके एजेंट बन गए, और इनके देशों में इन्होंने भारी एजेंट अपने पाले। जो आपने तमाशा देखने को मिला आपको सीरिया में भी, जो तमाशा देखने को मिला आपको ईरान के अंदर भी, जो आपको देखने को मिला इवन हिजबुल्लाह के अंदर भी, जो आपको देखने को मिला, बस अगर हम हमास को छोड़ दें तो बाकी सभी के अंदर भारी तादाद, तुर्की के अंदर आपको देखेंगे बहुत बड़ा नेटवर्क है, MI6 का है, CIA का है, मोसाद का है, यानी वो अपने ही देश में बहुत ताकतवर देश होने के बावजूद अपने ही हर आदमी से डरा बैठा है तुर्की, कि पता नहीं इनमें से कौन सा एजेंट MI6 का है, कौन CIA का है, कौन सा जो है FSB का है, कौन जो मोसाद का है। तो ठीक है भाई साहब, ये बात तो बिल्कुल आपकी बराबर है, लेकिन जो खतरात हम देख रहे थे, अगर हम थोड़ा सा एक 10 बरस का या फिर 5-6 बरस का अगर हम देखेंगे, तो वो खतरात जो संगीन यानी वर्ल्ड वॉर 3 के बाद तक जो है की जा रही थी, वो चीज़ें तो अब खत्म हो गई, अब नजर नहीं आ रही, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी जो है नोबेल पीस प्राइज लेने के लिए तैयार है। आप सोचिए ना जी, कितने देश शामिल हैं, जब कोई मतलब इसमें क्या जॉर्डन शामिल नहीं होता, क्या इसमें से जो है कतर शामिल नहीं होता, अगर उनकी जमीनें शामिल हो रही है तो और क्या कहोगे आप उसको। अगर मान लिया ईरान भी इसमें शामिल है, इसमें फलस्तीन शामिल है, तुर्की, मतलब चारों तरफ तो युद्ध हो रहा है, पूरा का पूरा यूरोप जो है यूक्रेन में रशिया के साथ लड़ रहा है, और युद्ध किसे, थर्ड वर्ल्ड वॉर किसे कहोगे आप। चाइना को नहीं कर पाए, उसका कारण समझ लीजिए क्या है जी। जब भी ये ताइवान की तरफ प्रेशर बढ़ाते हैं तो रशिया अपने बड़े हथियार लेकर पहुंच जाता है चाइना के साथ रिहर्सल करने, और नॉर्थ कोरिया जैसा
बिल्कुल एक स्टेट है, मगर नॉन स्टेट एक्टर की तरह, यानी इजराइल की तरह जो किसी कानून को नहीं मानता है, वो अपना एक्ट शुरू कर देता है, टेस्टिंग शुरू कर देता है। तो इनको हिम्मत नहीं होती कि यहाँ शुरू किया जाए। एक तो ये बात कि मैन पावर भी, मिलिट्री पावर भी, जी बूट पावर भी बहुत मजबूत है यहाँ पर। चीन की और रशिया की कोalition की मजबूत बूट है, जिसका मुकाबला अभी अमेरिका करने की स्थिति में नहीं है। अब आते हैं हम एयरफोर्स की बात करते हैं। तो अमेरिका मैक्सिमम 5.5 जनरेशन तक अभी पहुंच पाया है और 6 जनरेशन से आगे निकल गया है रशिया और चाइना जी। तो जब आप देख रहे हैं कि एयर फोर्स भी नहीं है, कोई बड़े हथियार एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं है ईरान के पास, मगर 3-3 उनके F-35 मार के गिरा दिए जाते हैं, उनके दूसरे जहाज गिरा लिए जाते हैं। सबसे बड़ी घटना तो कल की है। आपने देखा कि बड़े F-35 सब सभी तरह के F-15, 16 और 18 और 35 लेकर पहुंचा इजराइल। 3 बंदरगाहों पे हमले किए जी हाँ, मगर अपने जहाजों को लेके उल्टा भागना पड़ा। आपको क्या लगता है जो हुतीस ने एयर डिफेंस सिस्टम जैसी मिसाइलें नीचे से चलाई, उससे डर के भागे वो? नहीं। दरअसल हो ये रहा है कि जब ये अमेरिका के जहाज हों या फिर इजराइल के जहाज हों या पश्चिमी जहाज हों, चाइना अपने घर में बैठे बैठे और नॉर्थ कोरिया में खुफिया नीचे जमीन के बना हुआ एक खुफिया स्टेशन जो बहुत महफूज है, परमाणु बम से भी महफूज है, यहाँ पर इन्होंने जो रशिया की मदद से एक हैकिंग सिस्टम वहां पर बनाया गया है, एक रशिया के अंदर है और दूसरा जो है आपके चाइना के अंदर है। ये ऐसे सिस्टम हैं जो किसी भी एयरक्राफ्ट को ब्लैंक कर देते हैं हवा में, चाहे F-35 हो। अभी घटना बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी बहुत सी कहानी जी। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, जैसे ही ये जहाज उड़ते हैं तो ये उसके पायलट की कमांड छीन लेते हैं। EI इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में उसको अटैक करते हैं और अटैक करने के बाद उसकी कमांड अपने हाथ में ले लेते हैं। उसकी स्क्रीन पे घोस्ट इमेजेस आना शुरू हो जाती हैं, रास्ता भटक जाता है, या तो पायलट किसी भी तरीके से लेके अपने जहाज को वापस भागता है या फिर जहाज गिर जाता है, तो या उसे उतरने पर मजबूर कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर ये है कि चाइना और रशिया की 6th जनरेशन तकनीक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इतने आगे निकल गया है जिसका मुकाबला करने की स्थिति में अगले 10 साल भी ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल और अमेरिका नहीं आ सकते। यहाँ युद्ध का हार जीत का फैसला हो चुका है। और साहब अभी ये जो ताज़ा अभी खबर जो है चल रही है, यानी जर्मन सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट जो था उसको रेड सी में यानी चाइना के जो यानी कि चाइना की जानिब से ये कहा जा रहा है कि चाइना के कुछ रेस टाइप जो है कुछ ऐसे यानी कोई चीज़ें ऐसी चली जिसकी वजह से इनका जो है सब कुछ यानी नाकारा होकर रह गया, जिसकी वजह से बर्लिन में बाज़ाब्ता चीनी सफ़ीर को जो है तलब किया गया वजारत खारजा। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, ये यही नहीं हुआ है भाई। हमको क्या पता है, हो सकता है भारत के पास ऐसी तकनीक हो या भारत ने चाइना की मदद ली हो। जिस तरह से ब्रिटेन का और अमेरिका का F-35 केरल के पोर्ट पर है और ये घटना बड़ी अजीब है, इसे समझने की जरूरत है। 13 तारीख को या 12 तारीख को 13 तारीख को ये एयरक्राफ्ट केरल में उतार लिया जाता है। ये स्टील था मगर फिर भी रडार पे आ जाता है। किसके रडार पे आता है मुझे नहीं पता, कौन इसकी स्क्रीन को ब्लैंक करता है मुझे नहीं पता। भारत में केरल में उतर जाता है, ये मजबूरन उतर जाता है, किस तरह से उतर जाता है पता नहीं, किस तरह से उतर जाता है मुझे नहीं पता। अब सवाल इसकी कहानी वही निकल के आती है कि घोस्ट इमेजेस आ रही थी, कंट्रोल ले लिया गया था और मजबूरी में इसके जहाज को उतार लिया गया। F-35 स्टील जो जिसपे पूरे यूरोप और अमेरिका को नाज है, अब उसको भी भारत के आखिरी कोने पे उतार लिया गया। ठीक है जी। अब सवाल ये उठता है कि इस घटना को आप थोड़ा सा यूं भी जोड़ सकते हैं कि फिर अचानक जो है एक समिट था ASEAN का, वहां पर डोभाल पहुंच जाते हैं, अगले दिन 1-14 तक रहते हैं, फिर उसके बाद जयशंकर पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद राजनाथ सिंह पहुंच जाते हैं चाइना, उसके बाद फिर दोबारा जयशंकर पहुंचते हैं चाइना, पहुंचने वाले हैं चाइना। तो आखिरकार ये हम भारतीय जो बड़े ओहदेदार हैं वो अचानक रक्षा से जुड़े हुए धड़ाधड़ चाइना क्यों जा रहे हैं, और ये F-35 आखिर भारत की
क्या वो तकनीक है भारत के पास आ गई है कि ईएमपी या इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से इस जहाज को उतार लिया गया है, या फिर कहीं से चुपके से कोई किसी ने ऐसा ऐलान कर दिया है कि जहाज किसी का भी हो, कहीं भी उड़े, हम कहीं भी गिरा सकते हैं, कहीं भी पकड़ सकते हैं। तो सवाल ये है, मैं ज्यादा तो खुल के बात नहीं करना चाहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा बाकर साहब कि 6 और 7 जनरेशन की वारफेयर को रशिया और चाइना जीत चुके हैं और अब ये इनके साथ खेल रहे हैं। ठीक है भाई साहब, 1 मिनट है हमारे पास, 1 मिनट है। खतरात टल गए हैं या फिर बरकरार हैं? खतरात टल गए हैं या बरकरार हैं? जी, खतरात टल गए हैं या बरकरार है? 1 मिनट है हमारे पास। नहीं, बरकरार है, खतरा बरकरार है, क्योंकि कुछ जाने अभी जाएंगी, फैसला बाकी है, याल्टा 2.0 बाकी है, जिसमें दुनिया के बंटवारा तय होगा और अमेरिका की स्थिति बिल्कुल गृह युद्ध के कगार पर पहुंच चुकी है। किसी भी वक्त गृह युद्ध शुरू हो सकता है। यूरोप की सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच सकता है, कभी भी इनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है। इस सर्दियों में बच पाना इनका बहुत मुश्किल हो जाएगा। सवाल ये उठता है कि जो कुछ दिखाया जा रहा है अभी कागज पर या टेलीविजन पर, वो फेक है। जो मैं आपको बता रहा हूं वो सच है और ये सच्चाई हो सकता है इसी हफ्ते में आपको एक बार फिर देखने को मिले, यानी हो सकता है कि B-52 इस बार गिरा दिया जाए। ठीक है, बड़ी खबर। अगर ये हो गया तो अमेरिका को सार्वजनिक तौर पर घुटने टेक कर हार माननी पड़ेगी। इजराइल तो आपको कितने साल पहले बता दिया था, इसका बाप भी यहाँ नहीं रह सकता, तो मतलब नहीं रह सकता। ठीक है, बहरहाल भाई साहब, हम अपनी बातचीत को इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में जारी रखेंगे और दीगर जो मामला है, जिस तरह की सूरत हाल है और जो पस मंज़र है, उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।